क्या कहा? तू नौकरी करेगी? अरे औरत घर की चार दीवारी में रहे वही परिवार के लिए अच्छा होता है। और माना कि पढ़ी होगी तू 4 क्लास, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड मुझे दिखाने की गलती मत करना। और मुझे ये पर्स उठाकर मटक से ऑफिस जाने वाली औरतें कतई नापसंद है। अरे एक बात बता, अगर तू दफ्तर में जाकर काम करेगी तो ये घर के काम क्या मेरा बेटा करेगा? एक बात बहू कान खोल कर सुन ले, हमारे खानदान में आज से पहले ना तो किसी औरत ने घर की चौखट लांघी है और ना मेरे जीते जी मैं किसी को लांघने दूंगी। घर की बहुएं मर्यादा में रहती हुई अच्छी लगती हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? आप नाराज मत होइए ना माँ जी, मेरा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे नौकरी करने की बात पर इतना नाराज हो जाएंगी। मुझे तो यही लगा था कि शायद मेरे नौकरी करने से घर में पैसों की मदद हो जाएगी, बस इसीलिए मैंने नौकरी करने की इच्छा आपके सामने रखी। तुझे ना ज्यादा फिक्र करके ठेकेदार नहीं बनने की जरूरत नहीं है। यह घर तेरी शादी से पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तू काम कर लेगी क्या तभी रोटी खाएंगे हम लोग? उससे पहले जैसे कि हम यहाँ भूखे मर रहे थे। मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। और हाँ, एक बात और, ये जो तू घर के बाहर नौकरी करने के नाम पर आज़ादी के बहाने ढूंढ रही है ना, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। बहू की तरह कायदे से सर पर घूंघट जमा कर रहना सीख ले, वरना मेरे घर में तेरा गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सास के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद बहू तानी का दिल बहुत दुखी हो गया था। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या बात है, क्यों आंसू बहा रही हो? कोई बात हुई है क्या? अपनी मम्मी से पूछो ना क्या हुआ है। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मैं अपनी नौकरी फिर से शुरू कर देती हूँ। बस मेरे मुंह से इतना सुना था कि तुम्हारी मम्मी राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई। आप ही बताओ ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अरे इतनी पढ़ी लिखी हूं मैं, नौकरी करने में बुराई क्या है? कुछ बुराई होगी तभी माँ मना कर रही है ना, और माँ के निर्णय के खिलाफ बोलने की हिम्मत इस घर में किसी की भी नहीं है। जैसा माँ ने कहा है वैसा ही होगा। इस घर में रहना है तो माँ की बातों को सुनकर अमल में लाना सीख लो। और हाँ, घर बिगाड़ने वाली औरतों की तरह माँ की चुगली मुझसे मत करना। तुम्हारी बातों में आकर मैं माँ का अपमान किसी भी हाल में नहीं करने वाला। आज की बात भूल जाना कि तुम इस घर में आने से पहले नौकरी करती थी। अब से तुम्हारा धर्म बस यही है कि तुम माँ की सेवा करो और घर संभालने में उनका हाथ बटाओ। सास और पति के ऐसे व्यवहार को देखकर तानी बिल्कुल सहम जाती है और उस दिन के बाद घर में किसी के भी खिलाफ न बोलने की कसम खा लेती है। उस दिन के बाद तानी के मुंह पर ऐसा ताला लग जाता है कि उसके बाद वो कभी खुल ही नहीं पाता। घर में चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी किसी बात का विरोध नहीं करती थी। तानी सुषमा के घर ब्याह कर आई थी। सुषमा बनारस के आनंद विहार कॉलोनी में अपने पति रामकृष्ण और 2 बेटों उमेश और जितेंद्र के साथ रहती थी। उसका पति रामकृष्ण नौकरी से रिटायर हो चुका था और अब घर पर ही रहता था। सुषमा की उसके घर में तूती बोलती थी। पूरा का पूरा घर का कंट्रोल उसके हाथ में ही था। उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। शादी से पहले तानी एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी सास उसकी नौकरी छुड़वा देती है। तानी ने भी सास का विरोध न करने की कसम खा ली थी। धीरे धीरे समय बीतता है और तानी के देवर जीतू की शादी के लिए भी रिश्ता खोजा जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद जीतू का रिश्ता एक निकिता नाम की लड़की के साथ तय हो जाता है। देखो माँ, मैं निकिता से शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो कोई भाभी जैसी लड़की चाहिए। क्यों, क्या खराबी है निकिता में? दिखने में कितनी खूबसूरत है, घर के सारे काम जानती है, और मैंने खास तौर पर इस बार तेरे लिए थोड़ी कम पढ़ी लिखी लड़की ढूंढी है। ये जो बड़ी बहू के समय पर नाटकबाजी हुई थी ना, वो मुझे फिर से अपने घर में नहीं चाहिए। भाभी तो कभी आपसे कुछ कहती भी नहीं है माँ। बिना बात में भाभी को क्यों बदनाम कर रही हो? अरे इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर में बैल की तरह दिन रात सिर्फ काम ही करती रहती है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहती है आप उनसे? देख बेटा, जीतू पढ़ी लिखी बहू लाकर एक बार अपना सर पिटवा लिया हमने, इसलिए दूसरी बहू हमें पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी तो मैं पहले ही सोच समझ कर लेकर आऊंगी। अरे भाई, हमें कौन सा बाहर निकाल कर नौकरी करवानी है उससे, जो हाई फाई गिट पिट अंग्रेजी बोलने वाली बहू लेकर आए हम। हमें तो बस काम चलाने लायक पढ़ना लिखना जानती हो उतनी ही बहुत है। घर संभाले और बच्चों की अच्छी परवरिश करे, कोई तीसरा काम हमें उससे करवाना ही नहीं है। ये तो तुम्हारी गलत सोच है माँ। लड़कियों को भी पढ़ने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अरे ये उनका अधिकार है, और अगर हर माता पिता तुम्हारी तरह सोचने लग जाए फिर तो औरतों को सब घर में बिठा देंगे।
देख बेटा, मेरे साथ ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत ना है, और ज्यादा मॉडर्न बातें मेरे सामने मत किया कर। अपने बड़े भाई को देख ले, आज तक उसने कभी मेरे किसी भी फैसले पर प्रश्न नहीं उठाया। एक तू है चला आता है माँ के सामने मुंह जोरी करने। अभी तो लुगाई का मुंह भी नहीं देखा, अभी से इतना फड़फड़ा रहा है। कल को लुगाई आकर सामने बैठ जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। जीतू समझता था कि माँ को समझाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, इसलिए वो बेकार की बहस में ना पड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ ही दिनों में जीतू की इच्छा ना होने पर भी उसकी शादी निकिता के साथ हो जाती है और निकिता दुल्हन बनकर सुषमा के घर आ जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता है। निकिता भी बिल्कुल सास के अनुसार ही सारे काम कर रही थी, जिसके कारण सुषमा बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही शादी को 10 दिन बीतते हैं, छोटी बहू तैयार होकर सुबह के समय अपनी सास के सामने आती है। अरे छोटी बहू, ये ऐसे कपड़े पहन कर कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह? हाँ, ससुराल की कोई मान मर्यादा होती है, जानती हो या नहीं? अरे मम्मी जी, जब तक मैं घर में थी तब तक तो आपके बताए अनुसार कपड़े पहन रही थी ना। अब ऑफिस तो ये सितारे लगी हुई साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। ऑफिस के लिए तो मुझे फॉर्मल कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। अब चिंता मत करिए, घर आने के बाद मैं फिर से साड़ी पहन लूंगी। अरे महारानी, जब नौकरी पर जाएगी तब ऐसे बेढंगे कपड़े पहनेगी ना। कोई जरूरत नहीं है नौकरी पर जाने की। हमने आज तक अपनी बड़ी बहू से नौकरी नहीं कराई, तो तुझसे क्या कराएंगे? क्यों नहीं करूंगी मैं नौकरी? शादी के बाद आपको मेरी नौकरी से ऐतराज है? ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं था। रिश्ता पक्का करते समय अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं कभी शादी ना करती आपके बेटे से। है, देखो तो कैसे जबान चल रही है। और तू कौन सा बहुत हाई फाई डिग्री वाली है जो नौकरी करने जा रही है? वो जो इतनी सारी डिग्रियां लेकर आई है, उसे तो मैंने घर के बाहर आज तक पैर नहीं रखने दिया। पर तू किस खेत की मूली है? मैं मूली वूली ना हूं, मुझे अपने खेत की मूली समझने की गलती भी ना करियो। निकिता नाम है मेरा, और जब तक मेरी गलती ना हो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। नौकरी तो करूंगी मैं, और नौकरी करना कोई अपराध नहीं है जिसके लिए मैं घर में सबसे परमिशन लेते घूमूं। रुक जा तू, आने दे मेरे बेटे को, उसे तेरी सारी करतूत बताऊंगी। कैसे तू मेरे सामने पटर पटर जबान चला रही है ना, 2 मिनट में तेरी अकल ठिकाने लगा देगा। अच्छा, क्या कर लेगा आपका बेटा? अब मुझे ये बताइए, ऐसे कौन सी गलत बात की है? अरे आप भी बेमतलब की बात करके मुझसे झगड़ा मोल रही हैं। अरे भाई, इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, मैं किस खुशी में छोड़ दूं अपनी नौकरी? और मुझे ना घर में रहकर ये हाउसवाइफ की तरह पूरा दिन रोटी बेलने का कोई शौक ना है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। हाँ। निकिता और सुषमा की बहस हो रही थी, इतने में वहां जीतू आता है। अरे बेटा जीतू, इधर आ। यहाँ देख तो तेरी पत्नी कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। अरे तू तो अच्छे से जानता है ना, तेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी आज तक घर का चूल्हा चौका संभाल रही है, और तेरी ये 12वीं पास बीवी कहती है कि नौकरी करेगी। यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दे। और हाँ, अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो उठा के इसके मायके में पटकाना। ऐसी बदतमीज जुबान चलाने वाली लड़कियां मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। पड़ी रहेगी अपने मायके में तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, आप क्यों बिना बात में अनाप शनाप बोलकर निकिता को झगड़ा करने के लिए उकसा रही हैं? अगर वो नौकरी करना चाहती है तो मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ? और जिस तरह से अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक मुझे है, वैसे उसे भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मैं उससे उसका कोई हक नहीं छीनने वाला हूँ। और मुझे भैया समझने की गलती मत करना कि आप मुझे कोई भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देंगी और मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगूंगा। सही और गलत में अंतर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और दिखाई भी देता है। निकिता कुछ गलत नहीं कर रही है। इतना कहकर जीतू वहां से चला जाता है। पति का साथ मिलने पर निकिता को तो अब और ज्यादा हिम्मत मिल जाती है और वो सास को साफ शब्दों में नौकरी न छोड़ने की चेतावनी दे देती है। सुषमा के लाख डराने धमकाने के बाद भी निकिता ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी और वो आज भी आराम से पति के साथ सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती थी। शादी के कुछ दिन बाद बड़ी बहू तानी और निकिता घर की सफाई कर रहे थे, तभी उसे तानी की एक फाइल मिलती है। अरे भाभी, ये सारे डिग्री और सर्टिफिकेट तो आपके ही है ना? आपने तो हर क्लास में टॉप किया है, ऑलराउंडर हो आप तो। एक बात बताओ भाभी, आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप घर से बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं निकिता की मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। मैं तो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन माँ जी को मेरा घर से बाहर निकलकर नौकरी करना पसंद नहीं था। और फिर बड़ों की मर्जी के आगे मैं कर भी क्या सकती थी।
बस उनकी इच्छा को ही अपना धर्म समझ लिया मैंने। अरे भाभी, किस मिट्टी की बनी हुई हो आप? क्या जरूरत है माँ जी की हर गलत और सही बात को आंख बंद करके मानने की? और एक बात बताओ, मान लिया कि आपने माँ जी को खुश करने के लिए अपनी सारी डिग्री डिप्लोमा भूलकर घर गृहस्थी को ही अपना संसार बना दिया, लेकिन क्या माँ जी कभी आपके प्यार को सम्मान देती है? देखती हूँ मैं रोज रोज आपके बनाए हुए खाने में कितनी कमियां निकालती है और आपको भर भर के सुनाती भी हैं। क्या यही सब सुनने के लिए आपने अपना करियर, फ्यूचर इनको लात मार दी? देखो भाभी, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, दुनिया में ना सबको एक साथ खुश नहीं रख सकती। इसलिए मेरी बात मानो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। नहीं निकिता, तुम समझ नहीं रही हो। हमारी सास का थोड़ा स्वभाव सख्त हो सकता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। भाभी, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आप सारी जिंदगी भी माँ के इशारों पर नाचोगी ना, तब भी उन्हें संतोष नहीं होगा और वो कभी ये नहीं कहेंगी कि आपने उनके लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। अरे वो तो यही कहेंगी, कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर, हर औरत अपनी घर गृहस्थी संभालती है, तूने भी संभाला तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने बारे में सोचना शुरू करिए भाभी। इस तरह से मुंह पर ताला लगाकर जीने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। जीतू जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी। देखिए, मैं भी आपकी जितनी पढ़ी लिखी तो ना हूँ, ना ही मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर मुझे जो भी नौकरी मिल सकती है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात होती है अपनी पहचान की, कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के सारी जिंदगी बच्चे पालने और घर साफ करने में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, क्योंकि इस काम की कोई गिनती नहीं होती। एक समय के बाद बच्चे भी ना आकर कह देते हैं, आपने तो सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं। बस मैं अपने आप को कुछ नहीं करने वाले टैग से ना बचाना चाहती हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगी कि अपने इतने सारे ज्ञान और कौशल का ना सही उपयोग करिए। बहुत समय बिता लिया आपने इस घर को संवारने में, अब अपना जीवन संवारने की तरफ ध्यान दीजिए, वरना कुछ समय के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो आप अपना अस्तित्व तलाशेंगी, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। निकिता और जीतू तानी को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन तानी तो जैसे जुबान खोलना बरसों पहले ही भूल चुकी थी। पति की छोटी सोच और सास के तानों के सामने उसके मन की इच्छाएं सब दम तोड़ चुके थे। अब जैसे उसे ये सब अन्याय सहने और ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। पति और सास के खिलाफ जुबान खोलने का साहस ही नहीं बचा था उसके अंदर। कुछ दिन के बाद इमेजिन करो कि आज क्या हुआ होगा। अरे बताओ ना, क्या बात है? आपको पता है, जब उस दिन मैं भाभी के डॉक्यूमेंट देख रही थी ना, तो मैंने चुपचाप से उनके सारे डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को देखकर मेरे कंपनी वाले उनको जॉब देने को तैयार भी हो गए। अब बस भाभी के हाँ बोलने की देर है, मैं ना उनकी जॉब लगवा सकती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है निकिता, भाभी को ये सारी बातें समझ में नहीं आने वाली। माँ ने उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन खाना यही सब करती हैं, और उनकी सोच भी ऐसी हो गई है। अरे कोई बात नहीं ना, भाभी जुबान खोलना भूल गई है ना, मैं उन्हें जुबान खोलना सिखाऊंगी। निकिता अपनी जेठानी के बेटे से कहती है, अरे गुड्डू जाओ, जाकर अपनी मम्मी को बताओ ना, अभी अभी तुम्हारी दादी ने जो तुम सिखाओ। नहीं चाची, कोई फायदा नहीं है, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दादी मुझे चाहे जो भी कहे। क्या बात है निकिता, क्या कहा माँ जी ने? मम्मी, दादी ने मुझसे कहा कि मैं गवार माँ का गवार बेटा हूँ, ना तो मेरी माँ में दो पैसे की अकल है, ना ही मुझ में। आपको पता है मम्मी, जब दादी मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर ये सब कह रही थी, मेरे सारे दोस्त वहां पर खेल रहे थे मेरे साथ, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। मैं आज के बाद कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगा। गुड्डू की आंखों से बहते आंसू देखकर जिठानी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में तमतमाते हुए सास के कमरे में जाती है। माँ जी, क्या कहा आपने मेरे गुड्डू से? गवार माँ का गवार बेटा? मैं गवार हूँ? अरे आपकी पूरे खानदान में किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं होगी जितनी अकेले मेरे पास है। अरे आप लोगों की खुशी के लिए सब कुछ छोड़कर हाउसवाइफ बनने को तैयार क्या हो गई मैं? आपने मुझे गवार समझ लिया? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बहू हूँ, आपका जो मन चाहे आप मुझे इस घर में कहिए, लेकिन ऐसे सड़क पर मेरे बच्चे को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करने का क्या मतलब है? अरे क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे के मन पर? इन सब बातों का सोचा है आपने? आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर आज के बाद आपने मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास है। अरे तानी, ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? बोल मत, वो तुम्हारी सास है। मैं जानती हूँ
वो मेरी सास है, इसीलिए पिछले 10 साल से उनकी गलत और सही बातें बर्दाश्त करती आ रही हूँ। लेकिन आपको ये बात याद नहीं है कि माँ के अलावा आपके इस घर में पत्नी और बच्चा भी है आपका। माँ के पीछे सारी जिंदगी पूंछ हिलाते हुए घूमते रहेंगे या कभी बाप होने का फर्ज भी निभाएंगे आप? एक बार जो तानी की जुबान खुली, फिर तो बरसों से जो उसके मन में ज्वालामुखी भरा हुआ था वो फट कर ही रहा। हर छोटी छोटी बात पर तानी अपनी सास और पति को जमकर झाड़ लगाती और आज तक बात बात पर गुर्राने वाली सासू माँ सुषमा देवी बड़ी बहू की दहाड़ सुनकर भीगी बिल्ली बनकर एक कोने में दबक जाती। 1 महीने के बाद, निकिता बहू, मैं क्या कह रही थी कि तू अपनी कंपनी में देखना, इस तानी की भी कहीं नौकरी लग जाए। हैं? अरे आजकल घर में पूरा पूरा दिन सबके ऊपर सिर्फ चिल्लाती रहती है। इसकी बातें सुन सुनकर मेरे तो कानों से खून निकल गया है। बेटा तू देख, इसकी भी कहीं नौकरी लगवा और इस घर से चलता कर। कम से कम 8 घंटे तो सुकून से रहेंगे हम लोग। सास की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होकर ये बात अपनी जेठानी को बताती है। भाभी, आपके रास्ते की सारी रुकावट दूर हो गई है। सासू माँ खुद आई थी मुझसे कहने कि तानी की कहीं नौकरी लगवा दे। देखा आपने, 4 दिन मुंह क्या खुला, सासू माँ खुद आपसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगी। सीधी सी बात है, जब तक मुंह पर ताला लगा के रखो ना, तब तक गाय जैसी बहू है, सबको अच्छी लगती है। जहां 2-4 गलत बात विरोध करना शुरू कर दो तो बहू से समस्या होने लगती है। अब इस मौके का फायदा उठाने से चुकिए मत और फटाफट से आप भी ना मेरी तरह नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। और ये लीजिए आपका ऑफर लेटर, मेरी कंपनी में आपका स्वागत है। मेरी HR मैनेजर आपसे मिलना चाहती है भाभी। देवरानी की बात सुनकर तानी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी निकिता के साथ उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है। विवेक, मुझे चिंटू के स्कूल की फीस भरनी है, तो आज आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं आज ही जाकर फीस भर दूंगी। अरे अभी 10 दिन पहले तो तुम्हें घर खर्च के 30,000 रुपए दिए थे और रसोई का खर्च अलग से दिया था, फिर पैसे क्यों मांग रही हो? घर के इतने सारे खर्चे होते हैं और फिर मुझे भी तो पार्लर जाना होता है, तो हो गए सारे पैसे खर्च। अब चिंटू के स्कूल की फीस तो भरनी है ना, तो मुझे बस 5,000 रुपए चाहिए। अरे हद होती है अदिति किसी भी चीज की। तुमने पूरे महीने के खर्च के पैसे पार्लर में उड़ा दिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब ज्यादा ना ज्ञान मत बांटो मुझसे। अरे अब मेरे भी अपने खर्चे हैं, अगर मेरे खर्चे नहीं उठा सकते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? हाँ, शादी करके ही पछता रहा हूँ। मुझे पता होता कि तुम इतना खर्चा करोगी तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। देखो अदिति, मेरी जितनी सैलरी थी मैं तुम्हें दे चुका हूँ और फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसा कहकर विवेक गुस्से में वहां से चला गया। अदिति की फिजूल खर्ची की आदत से विवेक परेशान हो चुका था, पर अदिति पर कोई असर नहीं होता। उसे तो बस पैसे चाहिए थे। अब विवेक के पैसे न देने पर अदिति परेशान हो गई और सावित्री के पास गई। मम्मी जी, देखिए ना, चिंटू की फीस देनी है और विवेक ने पैसे देने से मना कर दिया। अब आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? बेटा, विवेक ने इस बार तुझे घर खर्च के पैसे नहीं दिए क्या? ये तो विवेक की गलत बात है। वही तो मम्मी जी, विवेक ने इस बार सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए। अब आप ही बताइए, आजकल इतने पैसों में होता है क्या है? वो तो घर की जरूरतों में भी लग गए। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो दे दीजिए ना। विवेक जैसे ही मुझे पैसे देंगे आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, वो ले ले। माही के पैसे हैं, उसे देने हैं, पर अभी चिंटू की फीस ज्यादा जरूरी है, तो अभी तू चिंटू की फीस भर दे। माही के पैसे मैं वापस कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी। अदिति ने सावित्री की अलमारी से पैसे निकाले और अपनी सहेली प्रीति को फोन लगाया। हेलो प्रीति। हाँ बोल अदिति, आज मूवी चल रही है ना, और फिर हम खाना भी बाहर खा लेंगे। उर्मिला तो आ रही है। हाँ हाँ बाबा, मैं भी आऊंगी। आज तो खूब मजे करेंगे। चलो मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है और घर से निकलने का कोई बहाना भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ चल भाई, मैं भी घर के काम खत्म कर लेती हूँ। अदिति ने चिंटू की फीस नहीं भरी, बल्कि सावित्री के दिए पैसे से वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी चली गई और घूम फिर कर सारे पैसे उड़ाकर घर आ गई। ये तो अदिति की आदत बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अदिति चिंटू को लेकर पड़ोस में बिट्टू की बर्थडे पार्टी में गई। अरे अदिति, आओ आओ, बिल्कुल राइट टाइम पर आई हो। बस बिट्टू अभी केक ही काटने जा रहा था। बिट्टू बेटा, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बिट्टू। थैंक यू चिंटू। मेरा गिफ्ट कहाँ है?
अरे वो तो जल्दी जल्दी में हम घर से गिफ्ट ही लाना भूल गए, पर कोई बात नहीं, है ना स्नेहा भाभी, ये तो अपने घर की बात है। गिफ्ट हम फिर कभी दे देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा भाभी, ये टिफिन लीजिए, जरा खाना पैक कर दीजिएगा। वो क्या है ना, विवेक और मम्मी जी घर पर है नहीं, तो उनका खाना भी लेकर ही चली जाऊंगी। मैं और चिंटू तो यहीं खा लेंगे। अच्छा, साथ में टिफिन भी लेकर आई हो? ठीक है, मैं खाना पैक कर दूंगी, अब तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। थैंक यू स्नेहा भाभी, सच में आप बहुत अच्छी हैं, और आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? अरे ये साड़ी, ये तो मैंने बुटीक से ली है, पूरे 50,000 की साड़ी है, सुंदर तो होनी ही थी। 50,000? हाय भाभी, ये साड़ी इतनी महंगी है। और नहीं तो क्या। चल अब मुझे बहुत काम है, मैं जरा बाकी लोगों से भी मिल लेती हूँ, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। ऐसा कहकर स्नेहा वहां से चली गई। अदिति और चिंटू ने पार्टी खूब अच्छे से एंजॉय की। आते टाइम वो टिफिन भी ले आई। अदिति के मन से अब वो 50,000 की साड़ी उतर ही नहीं रही थी। अगले दिन वो फिर स्नेहा के पास गई। स्नेहा भाभी, आपने कल जो साड़ी पहनी थी वो एक बार मुझे दीजिए ना प्लीज, अब कल मैं लौटा दूंगी। पर अचानक से वो साड़ी क्यों मांग रही हो? वो क्या है ना भाभी, मुझे भी वैसी साड़ी बनवानी है, तो बस एक बार बुटीक में दिखाना है मुझे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी साड़ी चाहिए। मैं कल ही दे दूंगी ना आपको वो साड़ी। अच्छा ठीक है, ले जा, पर कल दे देना याद से। जी भाभी, बिल्कुल दे जाऊंगी। स्नेहा ने साड़ी दे दी और अदिति उसे घर ले आई। अदिति ने मन ही मन कहा, अब इस साड़ी को 2-3 बार मजे से पहन लूंगी, तभी स्नेहा भाभी को लौटाऊंगी। अभी अदिति अपने ख्यालों में गुम ही थी कि चिंटू स्कूल से आया और उसने कहा, मम्मी मम्मी, प्रिंसिपल सर ने कहा है मेरी फीस 10 दिन के अंदर अंदर जमा करानी है, ऑलरेडी लास्ट मंथ की फीस पेंडिंग है। अब हाँ बेटा चिंटू, तुम चिंता मत करो, दे दूंगी मैं। अब जाओ यहाँ से यूनिफॉर्म चेंज कर लो, कि स्कूल वाले भी ना कुछ बोलते ही रहते हैं, पर पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा ना, कल मेरी किटी पार्टी भी है। अदिति ने कुछ सोचा और फिर चिंटू को खाना देकर वो पड़ोस की विमला काकी के यहाँ पहुंच गई। राम राम विमला काकी, कैसी आपकी तबीयत? राम राम बेटा, अभी तो पहले से ठीक है, तू बता कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपसे मिलने आ गई काकी, सोचा इसी बहाने थोड़ा सुख दुख की बातें हो जाएंगी। अरे बहुत अच्छा किया बेटा तूने, अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई बोलने बतलाने वाला है ही नहीं, तू आई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बता, घर में सब ठीक है ना? अब क्या ही बताऊं काकी, विवेक जी की नौकरी छूट गई, बेचारे रोज नौकरी ढूंढने सुबह निकल जाते हैं, घर में एक पैसा भी नहीं है। अब मदद मांगू भी तो किससे? आसपास कोई दिखाई भी नहीं देता जो किसी से पैसे उधार ले लूं। अरे आज नहीं तो कल इनकी नौकरी तो लग ही जाएगी, नौकरी लगते ही पैसे दे दूंगी। अरे ऐसा क्यों कहती है कि आसपास कोई अपना नहीं है? तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले, पर 1 हफ्ते में लौटा देना, मुझे भी पैसों की जरूरत है। अरे हाँ काकी, क्यों नहीं। एक जगह विवेक जी की नौकरी की बात हुई है, बस परसों तक नौकरी लग ही जाएगी समझो। नौकरी लगते ही एडवांस उठाकर मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। आप अभी मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए काकी। अदिति बेटा, मेरे पास 20,000 तो नहीं है, हाँ 15,000 है, ये लो, पर लौटा देना टाइम से। अरे हाँ काकी, आप एकदम चिंता मत करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अदिति विमला से 15,000 रुपए ले आई। मुझे तो 5,000 रुपए और चाहिए, किससे लूं? आइडिया, मम्मी जी से कहती हूँ। अब अदिति सावित्री के पास उसके कमरे में पहुंची। मम्मी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, आपके पास 5,000 रुपए तो एक बार दे दीजिए ना, मैं कल ही दे दूंगी आपको। अदिति बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे 5,000 रुपए लिए हैं, वो भी माही के थे, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो खुद तुमसे कहने वाली थी कि कल माही आने वाली है, उसे वो 5,000 रुपए दे देना। अब नहीं है आपके पास मम्मी जी पैसे, तो क्या कर सकते हैं, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। अदिति अब सावित्री के पास से आ गई और बाहर बरामदे में खड़ी होकर सोचने लगी कि 5,000 कहाँ से जुगाड़ किए जाएं। तभी उसने देखा मयंक अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा है। उसने मयंक को आवाज दी, मयंक भैया सुनिए ना। हाँ भाभी बोलिए, कोई काम था क्या? मयंक भैया, वो मुझे अर्जेंट 5,000 रुपए की जरूरत है, आपके पास है तो एक बार दे दीजिए ना, मैं कल आपको लौटा दूंगी। अच्छा भाभी, मैं देता हूँ आपको 5,000 रुपए, पर मेरे भी एक काम के ही पैसे हैं, तो प्लीज कल जरूर लौटा दीजिएगा।
हाँ हाँ भैया, मैं कल ही लौटा दूंगी आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके भाभी, ये लीजिए पूरे 5,000 रुपए। अच्छा भाभी, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय भैया, टेक केयर। लो जी, हो गया किट्टी में जाने का जुगाड़। अब तो वो स्नेहा भाभी वाली साड़ी पहन के जाऊंगी और इन लोगों के पैसे दे दूंगी जब कभी मेरे पास बचेंगे। अब अदिति खूब अच्छे से तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। रात को अदिति घर पहुंची तो विवेक ने अदिति से कहा, अदिति उस दिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए हैं और तुम्हारे पास चिंटू की फीस भरने के पैसे भी नहीं है, तो फिर अब तुम्हारी किटी पार्टी के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे आपका क्या है ना, आपने पैसे देने से मना कर दिया। आपको तो इस घर की कोई चिंता है ही नहीं। एक मैं ही हूँ जो इस घर के लिए पिसती रहती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे तो मैंने खर्च कर दिए। अच्छा, तुम और पैसे जमा? अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। नहीं, मुझे तुम पर सच में विश्वास नहीं है। तुम अपने शौक के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर सकती हो। याद रखना अदिति, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया और मेरे घर पर कोई आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओफो, एक तो मैं थकी हारी आई हूँ, ऊपर से आती इनके लेक्चर शुरू हो गए। अब चुपचाप खाना खाइए और सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ऐसा कहकर अदिति अपने कमरे में गई और सो गई। अगले दिन चिंटू, विवेक, सावित्री और अदिति साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी माही भी आ गई। अरे माही बेटा, आ गई तू? कितने दिनों बाद आई है, आजा बैठ, तेरा भी नाश्ता लगवा देती हूँ। हाँ मम्मी, बहुत दिनों से आने के बारे में सोच रही थी पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज तो मैंने तय ही कर लिया था, आज तो मम्मी से मिलकर ही आऊंगी। भैया भाभी, आप दोनों कैसे हैं? हम सब एकदम ठीक है माई, तुम ठीक हो ना? ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं? अरे नहीं भैया, मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और प्रथम जी तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम लोग आराम से बैठकर बात करो, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है भैया, बाय। विवेक चला गया। विवेक के जाने के बाद अदिति ने माही से कहा, दीदी आप चिंटू के लिए क्या लाई है? चिंटू देख, बुआ तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई होगी। हम जब छोटे थे ना, हमारी बुआ तो हमारे लिए न जाने क्या क्या लेकर आती थी। अरे भाभी, अब कोई त्योहार थोड़ी ना है कि बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती। मैं तो बस एक ड्रेस लेकर आई हूँ चिंटू के लिए, बहुत प्यारी है। और ये लो चिंटू बेटा, तुम्हारे लिए चॉकलेट। थैंक यू बुआ, आप वर्ल्ड की बेस्ट बुआ हो। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, आपको जो समझ में आया आप लेती आई। अब मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती आपसे कहने में। अरे अपनों से मांगने में क्या ही शर्म। चिंटू की स्कूल बैग खराब हो गई है, आप जाते टाइम चिंटू को बाजार से स्कूल बैग, वाटर बॉटल दिलाते हुए चले जाइएगा, ठीक है? ठीक है भाभी। मम्मी, वो मेरे 5,000 रुपए आपके पास रखे थे ना, वो दे दीजिएगा, मुझे काम है। वो तो अभी मेरे पास नहीं है माही बेटे, मैंने अदिति को दे दिए थे चिंटू की फीस जमा करने। क्यों भाभी, विवेक भैया ने आपको फीस के पैसे नहीं दिए क्या? अरे दीदी, आपके भैया का काम इतना अच्छा भी नहीं चल रहा, थोड़ी तंगी है, इसलिए मैंने आपके 5,000 रुपए खर्च कर लिए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं 1-2 दिन में खुद आपके पास आकर लौटा दूंगी। पर आप अपने भैया से कुछ मत कहिएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है भाभी, आप कहती है तो मैं भैया से कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज 1-2 दिन में मुझे पैसे लौटा दीजिएगा, मुझे जरूरत है। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, और वो चिंटू को साथ में बाजार ले जाने वाली थी ना, ले जाइए। चिंटू बेटा, बुआ के साथ जाओ, अपना स्कूल बैग और वाटर बॉटल ले लेना। हाँ, कैसी औरत है दीदी भाभी, इन्हें हमेशा बस मांगने की ही पड़ी रहती है। मैं जब भी घर आती हूँ कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, कभी खुद के लिए तो कभी चिंटू के लिए। ऐसे दिखाती है जैसे मेरे भैया तो कुछ कमाते ही नहीं। दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे भैया से बात करनी पड़ेगी। अब माही ने चिंटू को वाटर बॉटल और स्कूल बैग दिला दिए और घर चली गई। घर जाकर उसने विवेक को फोन लगाया। हेलो विवेक भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माही, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, मेरे घर में तो सब ठीक है, पर मुझे लगता है आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या हुआ माही, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। भैया, क्या आपने भाभी को इस बार घर खर्च नहीं दिया? भाभी ने मम्मी से 5,000 रुपए लिए हैं जो मैंने मम्मी को रखने को दिए थे। नहीं माही, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी भाभी को घर का पूरा खर्चा दिया था, पर तुम्हारी भाभी बहुत खर्चीली है, जल्दी से सारे पैसे खर्च कर देती है, इसलिए शायद चिंटू की फीस भरने के लिए उसने मम्मी से पैसे लिए। मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा 5,000 रुपए।
भैया बात 5,000 रुपयों की नहीं है, बात है झूठ बोलने की। भाभी ने मम्मी से ये कहकर रुपए लिए कि उन्हें चिंटू की फीस भरनी है। गुड़िया भी उसी स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए मैंने पता किया तो पता चला चिंटू की फीस तो अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, फीस अभी भी पेंडिंग है? मैं देखता हूँ माही क्या किया जा सकता है। तुम्हारी भाभी आखिर कर क्या रही है ये देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, बताना मेरा फर्ज था, इसीलिए आपको बता दिया। अब मैं फोन रखती हूँ। माही ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद सुबह जल्दी ही अदिति नहा धोकर तैयार हो गई। तभी उसे देखकर विवेक ने कहा, आज इतनी जल्दी तैयार हो गई, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? हाँ, आज चिंटू का रिजल्ट आने वाला है ना, तो उसके स्कूल जाना है रिपोर्ट कार्ड लेने। देखना मेरा बेटा जरूर अच्छे नंबर से पास होगा। अरे पास तो तब होगा ना जब उसने एग्जाम दिया होगा। मतलब? मैं समझी नहीं। अब इतनी भी भोली मत बनो अदिति, जब तुमने फीस ही नहीं भरी 2 महीने के स्कूल में तो वो एग्जाम कैसे दे सकेगा? उसके स्कूल से नोटिस भी आया था कि फीस जमा कर दीजिए वरना आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा, पर तुमने वो नोटिस पढ़ा ही नहीं। ये तो चिंटू की गलती हुई ना, उसे मुझे बताना चाहिए था। और फिर वो रोज स्कूल जा तो रहा था, एग्जाम कैसे नहीं दिया फिर? चिंटू ने तुम्हें फीस के बारे में कुछ कहा था, तुम याद करो, और तुम्हें उसके बैग को चेक करना चाहिए था। अभी चिंटू छोटा है, तुम बच्चे पर ध्यान दोगी तो उसे जान पाओगी ना, पर तुम्हें तो खुद के खर्च और खुशियों से फुर्सत ही नहीं, तुम क्या ही बच्चे पर ध्यान दोगी? अरे वो रोज स्कूल जाता है और वापस लौट आता है क्योंकि उसे स्कूल में एग्जाम देने ही नहीं दिया जाता। हे भगवान, मतलब मुझसे जो पैसे लिए थे उससे अदिति ने चिंटू की फीस नहीं भरी। अदिति तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कैसी माँ हो तुम? अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई खराब हो गई। अदिति को भी अब अफसोस हो रहा था कि उसकी मौज मस्ती की वजह से चिंटू का एग्जाम खराब हो गया था। तभी स्नेहा भाभी भी आ गई और कहा, अरे अदिति, तुमने मेरी 50,000 की साड़ी ये बोलकर ली थी कि कल ही लौटा दूंगी, उस बात को 1 महीना हो गया, कहाँ है मेरी साड़ी? और अंजलि भाभी कह रही थी कि तुमने वो साड़ी किटी में पहनी भी थी। हाँ भाभी, वो मैंने बस एक ही बार पहनी है। अरे इतनी महंगी साड़ी जब खरीदी नहीं जाती तो मत पहनो ना, दूसरे की मांग कर अपने पास क्यों रख लेते हो? सावित्री काकी, आपने अपनी बहू को क्या खूब सिखाया है, पड़ोसियों की चीजों को ही अपना समझो और खूब यूज करो। अरे स्नेहा बेटा, नाराज क्यों होती हो गई अदिति से गलती, आगे से वो अब कभी तुम्हारी चीजें नहीं लेगी। तुम तो बड़ी हो, बड़ा दिल रखकर माफ कर दो अदिति को। ठीक है काकी, आप बोलती हो तो मैं सब कुछ भुला देती हूँ, पर आइंदा अदिति से कह दीजिएगा ऐसी कोई हरकत ना करे। स्नेहा चली गई। तभी बिमला काकी आ गई। अरे विवेक बेटा, तेरी नौकरी लग गई क्या? तो मुझे मेरे 15,000 रुपए लौटा दे, मुझे दवाइयाँ लानी है। हैं? अब ये क्या नई कहानी है? बिमला काकी, मैंने आपसे पैसे कब लिए? अरे तूने नहीं, बेचारी अदिति बड़ी दुखी होकर मेरे पास आई थी कि तेरी नौकरी नहीं है ना, तो उसे पैसों की जरूरत थी, उसने मुझसे 15,000 रुपए लिए थे। काकी मेरी नौकरी कभी गई ही नहीं थी, पर ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये लीजिए आपके 15,000 रुपए। काकी मैंने आपसे झूठ बोलकर पैसे लिए थे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगी। तभी मयंक भी आते हुए बोला, भाभी याद है ना आपने मुझसे भी 5,000 रुपए लिए थे? हाँ भैया, मुझे अब सब याद है, मैं धीरे धीरे आपके पैसे लौटा दूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी, विवेक भैया ने मुझे पैसे दे दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विवेक भैया मुझे मिले थे, मैंने उन्हें पैसों के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। मतलब विवेक, आपको मेरी हरकतों के बारे में पहले से पता था और आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा? हाँ दीदी, क्योंकि मैं तुम्हें सही समय पर एहसास कराना चाहता था कि तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल चुका था कि तुमने चिंटू की फीस नहीं भरी। अब तुम कसम खाओ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी। हाँ, मुझे एहसास है कि मैंने बहुत गलत किया, आगे से मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। तो फिर चलो चिंटू का रिपोर्ट कार्ड लेने, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पर चिंटू ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, रिपोर्ट कार्ड कैसा? जब मुझे पता चला कि चिंटू की फीस अभी भी पेंडिंग है तो मैंने उसकी फीस भर दी और चिंटू को तुम्हें बताने से मना कर दिया था। ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। चिंटू ने एग्जाम दिया है, पर आगे से अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो उसका अंजाम चिंटू ही भुगतेगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अदिति को अब सबक मिल चुका था, अब वो एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बन चुकी थी। उसने अपनी फिजूल खर्ची भी बंद कर दी थी।